नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में और हम उपस्थित हैं आपके लिए सुपर 30 सीरीज के साथ में। आज से ये सीरीज हमारी शुरू हो रही है और इसमें हम जो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हैं, उसमें हर विषय के जो 30 प्रश्न पत्र होंगे, वो हम अपने नोट्स में रखे हुए हैं और आपको इन्हीं जो प्रश्नों के माध्यम से पूरा एक जो टॉपिक है या अ, जो कह सकते हैं कि एक निचोड़ है किसी प्रश्न का, वो बताने की हम कोशिश करेंगे। आपको उम्मीद है आपको हमारी ये जो सीरीज है सुपर 30 सीरीज, ये आपको बहुत पसंद आएगी। और इसके बाद साथियों, जब ये हमारी ये सुपर 30 सीरीज जो पीवाईक्यूज की है, ये खत्म हो जाएगी, तो फिर इसके बाद हम अभ्यास प्रश्नों को लाएंगे धीरे धीरे हर विषय के। और जो कुछ विषय के अभी जो टॉपिक बचे हुए हैं, वो भी धीरे धीरे हम खत्म करेंगे। लेकिन हमने इससे पहले थोड़ा सा विचार किया इस बारे में कि साथ साथ में क्वेश्चन भी अगर हम क्वेश्चन भी अगर हम सॉल्व करते चलें, तो उसका फायदा काफी ज्यादा हो सकता है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं बाल विकास की इस सुपर 30 सीरीज को। तो साथियों, जिसमें पहला क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन क्या है साथियों, पीवाईक्यूज है, पहले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी को ध्यान से समझना है। हम प्रयास करेंगे कि आपको एक क्वेश्चन में काफी ज्यादा चीजें डिस्कस करें, ताकि आपके एक क्वेश्चन के साथ साथ और भी चीजें डिस्कस हो जाए। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। तो पहला प्रश्न कह रहा है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? क्या है साथियों? कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? तो पहला विकल्प है अभिप्रेरणा के सिद्धांत से, दूसरा है अधिगम के सिद्धांत से, तीसरा है व्यक्तित्व के सिद्धांत से और चौथा है विकास के सिद्धांत से। तो जैसा कि साथियों, कोयलर के बारे में आपने पढ़ा है कि कोयलर किससे संबद्ध है? अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। किस सिद्धांत से? तो कोयलर है अधिगम के सिद्धांत से संबंधित। ठीक है, अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। और अगर इनके बारे में हम थोड़ा सा और जानने की कोशिश करें, तो इन्होंने अधिगम का कौन सा सिद्धांत दिया था? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था, है ना? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था इन्होंने। अब इसके बाद किस जानवर पर दिया था? तो इन्होंने चिंपैंजी पर दिया था। किस पर दिया था? चिंपैंजी पर दिया था। कहीं कहीं वनवानों से भी लिखा मिल जाएगा आपको, तो वो भी आपको याद रखना है। और इनकी पुस्तक का नाम, ठीक है, कोयलर की जो पुस्तक का नाम है, ये भी आपको याद रखना है, गेस्टाल साइकोलॉजी। ठीक है, क्या है? गेस्टाल साइकोलॉजी। तो ये इनकी पुस्तक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, उम्मीद है साथियों ये जो सीरीज है आपको बहुत ही पसंद आएगी। कब? 1959 में। कब? 1959 में इन्होंने इसमें बताया। ठीक है, तो और इनके साथ साथ इन्हें किस सिद्धांत से संबंधित समझा जाता है? गेस्टाल्टवाद से संबंधित है ये। कौन? कोहलर। जैसे कि इन्होंने गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पुस्तक भी लिखी, तो ये आपको याद रखना है, गेस्टाल्टवाद से संबंधित है। और इनके जो अन्य समर्थक थे, ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा गेस्टाल्टवाद, ठीक है, इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन किया था वर्दीमर ने। किसका किया था? किसने किया था साथियों? वर्दीमर ने। और इनके जो अन्य साथी थे, कौन थे? अन्य साथी थे कोर्ट। ठीक है, कोर्ट। और इसके बाद अ, ले, कोर्ट लेवन। ठीक है, कोर्ट, इधर से थोड़ा सा सही लिखते हैं इसको, कोर्ट लेवन। ठीक है ना? और इनका पूरा नाम इधर से लिखे अगर हम, कोर्टकोप का। ठीक है, कोर्ट कोफ का। तो इस तरीके से गेस्टाल्टवाद के जो चार प्रमुख मनोवैज्ञानिक हो गए, कौन हो गए? कोयलर हो गए, और वर्दीमर हो गए, और कोफका हो गए, और कोर्ट लेविन हो गए। और गेस्टाल्ट साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? कोयलर की पुस्तक है। इन्होंने अधिगम संबंधी सिद्धांत दिए। अधिगम संबंधी सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत दिया? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया। किस जानवर पर किया? चिंपैंजी पर किया। तो उम्मीद है इस एक प्रश्न से आपको काफी प्रश्न समझ में आए होंगे, काफी प्रश्नों के उत्तर आपको मिले होंगे। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किसकी साथियों? अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन मूल प्रवृत्तियों से संबंधित है। किससे संबंधित? मूल प्रवृत्तियों से संबंधित है। तो देखिए, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां कितनी होती हैं? तो मैकडूगल के अनुसार जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं साथियों, हमने आपको बताया है, ये
14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं। कितनी होती हैं? 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं। और मैकडूगल ने ही मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत बताया था। ठीक है, किसका सिद्धांत? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने बताया था? मैकडूगल ने, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। तो ये आपको याद रखना है। अब आगे अगर मूल प्रवृत्ति आएंगी तो हम उनकी चर्चा करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मानसिक उद्वेलन प्रतिमान। क्या है? मानसिक उद्वेलन प्रतिमान निम्न का प्रयोग निम्न में से किस के शिक्षण हेतु किया जाता है? मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? आप इसके विकल्प देख लीजिए कि विकल्प कौन कौन से हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ यहाँ से हम इसके साथ साथ एक दो क्वेश्चन और इसी के साथ कंप्लीट करेंगे। तो चलिए साथियों देखते हैं मानसिक उद्वेलन प्रतिमान के बारे में। तो पहला विकल्प क्या है? समझ है, दूसरा है समस्या समाधान, तीसरा है सृजनात्मकता और चौथा क्या है? अनुप्रयोग, है ना। तो इसका जो साथियों सही उत्तर हो जाएगा, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्या होगा इसका उत्तर? तो हम आपको बता दें, इसका उत्तर होगा समस्या समाधान। क्या होगा? समस्या समाधान हो जाएगा इसका उत्तर। तो अगर हम इसे समझने की कोशिश करें साथियों कि मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग क्या होता है, छात्रों में क्या होता है? छात्रों में कल्पना एवं सृजनशीलता किसके विकास के लिए? कल्पना एवं सृजनशीलता के विकास के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सृजनशीलता के विकास के लिए इसका प्रयोग किया जाता है या हम लोग करते हैं। इसके बाद अगर हम इस प्रतिमान के प्रतिपादक की बात करें कि किसने किया था, तो क्या था? अ, अलेक्स एम ऑसबॉर्न। क्या था नाम इनका? अलेक्स एम ऑसबॉर्न। ऑसबॉर्न, ठीक है। इन्होंने मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रतिपादन किया और कब किया था? 1953 में। कब किया था? 1953 में। तो ये आपको याद रखना है। और जो ये मानसिक उद्वेलन प्रतिमान होता है, ये क्या होता है? छात्रों में क्या होता है कि सबसे पहले समस्या प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, क्या होता है? छात्रों में समस्या प्रस्तुत की जाती है और इस प्रकार प्रस्तुत की जाती है छात्रों में समस्या कि छात्र परस्पर विचार विमर्श करके उसका समाधान कर सकें। ठीक है, क्या करें? परस्पर विचार करें और उसका समाधान कर सकें। और इसके बाद सभी छात्रों से क्या होता है? विचारों को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, और बार-बार ये कहा जाता है छात्रों से कि वो अपने विचारों को खुलकर रखें। ठीक है, तो इस तरीके से होता क्या है कि जो ये एलेक्स एम ऑसबॉर्न है, इन्होंने क्या किया? 1953 में मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रतिपादन किया। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों? अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था? ठीक है, बिल्कुल सरल प्रश्न है। उम्मीद है सभी को उत्तर समझ में आ गया होगा। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी, पावलाव। क्या हो जाएगा? डी। डी उत्तर हो जाएगा इसका, पावलाव। तो अब अगर हम इसको थोड़ा-सा विस्तार से समझने की कोशिश करें, तो जो ये पावलाव थे, रूसी वैज्ञानिक थे। क्या कहाँ के वैज्ञानिक थे? रूसी वैज्ञानिक थे साथियों। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? कुत्ते की लार ग्रंथि पर लार ग्रंथि पर अपना प्रयोग किया। लार ग्रंथि पर अपना प्रयोग किया और इन्होंने अधिगम का कौन सा सिद्धांत दिया था? ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने अधिगम का संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत दिया था। ठीक है, कौन सा? संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत। संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत दिया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, आईबी पावलाव ने। तो 1904 में इन्हें क्या हुआ? नोबेल पुरस्कार भी मिला था। 1904 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो ये आपको याद रखना है, नोबेल पुरस्कार भी मिला इन्हें। किनको? आईबी पावलाव को। और इन्होंने क्या बताया कि कुत्ते को भोजन देने से पहले ये घंटी बजाते थे। क्या थे? कुत्ते को भोजन देने से पहले घंटी बजाई इन्होंने। कुत्ते को
भोजन देने से पहले घंटी बजाई। ठीक है, तो उससे हुआ क्या? उससे हुआ कि कुत्ते में जो घंटी को सुनकर, घंटी की आवाज़ को सुनकर एक उद्दीपन हुआ और घंटी की आवाज़ को सुनकर कुछ दिन में कुत्ता लार गिराने लगा और इसके बाद वही अनुक्रिया बार-बार उसके अंदर पैदा हो गई। जैसे ही घंटी बजती थी, कुत्ते के मुँह में लार आ जाती थी कि मुझे भोजन मिलने वाला है। तो ये क्या था? पावलोव का संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत था, रूसी वैज्ञानिक थे, 1904 में इन्हें नोबेल मिला। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? क्या? मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? ये देखिए, बुद्धि, अभिप्रेरणा, व्यक्तित्व, सृजनात्मकता, ये 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये इसका जो उत्तर हो जाएगा साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा क्या? सृजनात्मकता। क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सृजनात्मकता हो जाएगा कि ये सभी जो घटक हैं, ये किसके हैं? सृजनात्मकता के घटक हैं। तो ये आपको याद रखना है। और सृजनात्मकता के अगर हम विकास के लिए जो तत्व हैं, वो अगर देखें तो सृजनात्मकता के तत्व हैं, क्या हैं? सबसे पहले सृजनात्मकता स्तर है, ठीक है, क्या है? सृजनात्मकता स्तर, सृजनात्मकता स्तर, ठीक है। दूसरा क्या है? बौद्धिक स्तर। क्या साथियों? दूसरा है बौद्धिक स्तर, ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा है मापन योग्यता व्यवहार, मापन योग्यता व्यवहार। ये सभी क्या है? सृजनात्मकता के विकास के लिए तत्व, ठीक है। मापन योग्यता क्या है? मापन योग्यता व्यवहार, मापन योग्यता व्यवहार। फिर इसके बाद चौथा है मौलिकता एवं नवीनता। क्या है? मौलिकता एवं नवीनता। और पांचवा माध्यम। छठवां साहस, छठवां साहस। सातवां प्रवीणता। तो इस तरीके से ये सभी क्या है? सृजनात्मकता के विकास के तत्व हैं। और इन्होंने जो एक मनोवैज्ञानिक है क्रो, कौन है? क्रो, क्रो, इन्होंने परिभाषा भी दी है कि मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया क्या है? सृजनात्मकता है। मौलिक परिणामों, मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया, ये क्या है? सृजनात्मकता है। तो ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से साथियों हमने एक साथ 3-4 प्रश्नों के उत्तर देखे। अब हम आगे देखते हैं युयुत्सा क्या है? ठीक है, क्या है साथियों? अगला प्रश्न है युयुत्सा क्या है? तो बहुत ही सरल प्रश्न है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे साथियों? तो मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक थे मैकडूगल। कौन थे? मैकडूगल थे मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक। और इन्होंने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई थी? 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी, ठीक है। और जिसमें एक प्रवृत्ति क्या है? ये उत्साह भी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? ए हो जाएगा। और ये उत्साह का जो कहते हैं संवेग होता है, ठीक है, इसका संवेग क्या होता है? क्रोध होता है। क्या होता है? क्रोध होता है। तो ये आपको याद रखना है। युत्सा का जो संवेग होता है वो क्या होता है? क्रोध होता है। तो इसके बाद हम क्या है? आगे देखते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, ठीक है। तो सामाजिक विकास, अब सामाजिक विकास का मतलब समाज से संबंधित होना चाहिए। तो इसका उत्तर हमें क्या है? कॉमन सेंस लगाकर देना है। तो विकल्प क्या है? आर्थिक तत्व, वंशानुगत तत्व, शारीरिक तत्व और सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। तो देखिए, आर्थिक तत्व, वंशानुगत तत्व,
ये अपने परिवार से संबंधित है, शारीरिक तत्व अपने शरीर से संबंधित है, ये अर्थ से संबंधित है, सामाजिक परिवेश जन तत्व ये क्या है, हमारे समाज से संबंधित है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। उम्मीद है सभी को ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से इसका उत्तर देना है। इसके बाद क्या है, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम कौन-सा है? ठीक है, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम कौन-सा है? तो इसको भी हम समझते हैं। तो साथियों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसमें देखते हैं। पहला विकल्प क्या है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, दूसरा है कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम, तीसरा है द्रुतगामी विकास का नियम और अनियमित विकास का नियम। तो साथियों, इसका उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो उत्तर होगा साथियों, क्या होगा? द्रुतगामी विकास का नियम। ये किसका है? शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है और इसे अगर हम समझने का प्रयास करें, तो जैसा कि साथियों हम देखते हैं कि जो बालक का शारीरिक विकास है या व्यक्ति का शारीरिक विकास है, वो विभिन्न अवस्थाओं में होता है, ठीक है? विभिन्न अवस्थाओं में होता है, जैसे शैशवावस्था, है ना? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इसमें होता है ना? और जैसा कि हम समझें कि जो शैशवावस्था में, ठीक है? शैशवावस्था में जो विकास होता है, शैशवावस्था में शैशवावस्था में विकास तीव्र गति से होता है, ठीक है? शैशवावस्था में जो विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, वो तीव्र होता है। ऐसे ही अगर हम बाल्यावस्था के प्रथम 3 वर्षों को देखें, जो 6 से 9 वर्ष तक होता है, तो उसमें भी तीव्र गति से होता है। बाल्यावस्था में बाल्यावस्था में 6 से 9 वर्ष तक बालक का विकास क्या होता है, तीव्र गति से होता है। और ऐसे ही हम किशोरावस्था में अगर माने, तो किशोरावस्था में भी जो बालक बालिकाओं का विकास है, वो भी 30 वर्ष तक होता है। और किशोरावस्था क्या मानी गई, 12 से 18 वर्ष तक मानी गई है। ये 6 से 12 वर्ष तक मानी गई है, ये जन्म से 6 वर्ष तक मानी गई है शैशवावस्था। तो इस तरीके से जो ये शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, द्रुतगामी विकास का नियम हो जाएगा, ठीक है? और एक चीज और है कि जो विकास होता है, ये अमापनीय होता है, ठीक है? अमापनीय होता है, ये जीवन भर चलता है, ठीक है? विकास क्या है, जीवन भर चलता है, तो ये विकास है जो जीवन भर चलता है व्यक्ति का, लेकिन वृद्धि एक समय बाद रुक जाती है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम आगे देखें, तो आगे क्या है अगला प्रश्न, निम्न में से कौन-सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन-सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो 4 विकल्प हैं, अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत। तो इसमें जो साथियों विकास का सिद्धांत नहीं है, तो ये हो जाएगा अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये विकास का सिद्धांत नहीं है। तो साथियों, विकास के सिद्धांतों को अब हम देखते हैं कि कौन-कौन से विकास के सिद्धांत हैं। तो ठीक है? तो अब हम देखते हैं, सबसे पहला विकास का जो सिद्धांत है, विकास की दिशा का सिद्धांत। क्या है? विकास की दिशा का सिद्धांत। इसके बाद दूसरा अगर हम देखें, तो दूसरा है निरंतर विकास का सिद्धांत। क्या है? निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास का सिद्धांत। इसके बाद अगर हम तीसरा सिद्धांत देखें, तो परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत। इसके बाद अगर हम चौथा सिद्धांत देखें, तो चौथा सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत। क्या है चौथा? समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसके बाद साथियों अगर हम पांचवा देखें, तो विकास का क्रम सिद्धांत। क्या है? विकास का क्रम सिद्धांत, ठीक है? छठवां देखें अगर हम, तो सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। क्या है? सामान्य से विशिष्ट विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, ठीक है? सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। और सातवां सिद्धांत अगर हम देखें, तो वंशानुक्रम व वातावरण। ठीक है? क्या है?
वंशानुक्रम व वातावरण वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, की अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो इस तरीके से ये साथियों क्या हो गए, विकास के सिद्धांत हो गए। तो उम्मीद है सभी को जो विकास के सिद्धांत है समझ में आए होंगे। अब हम देखते हैं आगे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या है साथियों, अगला प्रश्न हमारा विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं या नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये कथन किसने दिया है। तो विकल्प क्या है, गेसेल, ठीक है, डगलस और हॉलैंड, मेरेडिथ और हरलॉक। तो ये साथियों जो उत्तर है ये क्या है, हरलॉक का है। मतलब इधर क्या भरा जाएगा, हरलॉक भरा जाएगा। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद अगला क्या है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना। क्या है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है। तो पहला विकल्प है कल्पना, दूसरा है चिंतन, तीसरा है स्मृति और चौथा है प्रत्यक्षीकरण। तो पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना ये क्या कहलाता है साथियों, प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। तो इसका क्या सही हो जाएगा, डी विकल्प सही हो जाएगा। तो संवेदना होती क्या है, संवेदना अर्थ रहित ज्ञान होती है, ठीक है। क्या है, अर्थ रहित ज्ञान होती है। तो ये आपको याद रखना है, संवेदना अर्थ रहित ज्ञान है, अर्थ रहित ज्ञान है। और जैसे क्या होता है, इसमें किसी वस्तु का परिचय नहीं होता है, नहीं होता बल्कि उसके विषय में ज्ञात भी होता है, ठीक है। इसमें किसी वस्तु का परिचय नहीं होता बल्कि उसके विषय में हमें ऑलरेडी ज्ञात होता है। तो ये आपको याद रखना है कि पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है, प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। इसके बाद आगे देखें अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो साथियों इसका जो प्रतिपादन था आपको समझ में आ गया होगा। चार विकल्प दिए हुए हैं, कोहलर, गेस्टाल्ट, थार्नडाइक और पावला। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा थार्नडाइक हो जाएगा। और इन्होंने बिल्ली पर अपना प्रयोग किया, ठीक है। सीखने में प्रयास एवं भूल का जो सिद्धांत था वो इन्होंने बिल्ली पर किया और बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया और भोजन उसे दिखाया, ठीक है। और कुछ गलतियों के बाद बिल्ली क्या हो गई, भोजन को पाने में सफल हो गई। तो इसी को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। उम्मीद है सभी को ये समझ में आया होगा। अब हम और जैसे कि इनके बारे में थोड़ा सा और जानने का हम लोग प्रयास करें। तो ये कैसे, कहाँ के अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका के थे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। और इसके बाद जो ये प्रयास एवं भूल का सिद्धांत है ये इन्होंने कब प्रतिपादित किया, 1898 में। कब प्रतिपादित किया, 1898 में प्रतिपादित किया। और हम इसे अन्य नामों से भी जानते हैं, क्या, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के भी नाम से जानते हैं। कैसे, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। और इसका अगला नाम एक भी है, संबद्धवाद, ठीक है, या बंधन सिद्धांत। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, संबंधवाद या बंधन सिद्धांत, ठीक है। इसके अन्य नाम है किसके, प्रयास एवं भूल के सिद्धांत के, या इसी को हम जानते हैं एसआर सिद्धांत के नाम से, ठीक है। एसआर सिद्धांत के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये क्या हो गया, तीन नाम इसके हो गए प्रयास एवं भूल के सिद्धांत को, ठीक है। और एसआर सिद्धांत का जो पूरा नाम होता है क्या होता है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड। क्या होता है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड। तो ये आपको याद रखना है, ये एसआर सिद्धांत का पूरा नाम है। और थार्नडाइक ने सीखने के भी नियम दिए थे, ठीक है।
इन्होंने क्या दिए, सीखने के भी नियम दिए थे, तो ये आपको याद रखना है। थॉर्नडाइक ने सीखने के भी नियम दिए, सीखने के नियम या अधिगम के नियम, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 3 मुख्य नियम दिए थे और 5 गौड़ नियम दिए थे, ठीक है। आगे हम इनकी चर्चा करेंगे, तो उम्मीद है सभी को ये प्रश्न का उत्तर और इससे संबंधित जो चीजें हैं वो समझ में आई होंगी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, औसत बुद्धि वाले जो बालकों की बुद्धि लब्धि होती है वो कितनी होती है? तो पहला क्या है, 70 से 79, 110 से 114, 90 से 109, 80 से 89। तो जो औसत बुद्धि लब्धि वाले होते हैं साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा 90 से 109, ठीक है। और मनोवैज्ञानिकों ने क्या है, बुद्धि लब्धि की गणना के आधार पर व्यक्ति की बुद्धि लब्धि को अनेक प्रकार से विभाजित किया, जिसमें जो औसत बुद्धि वाले बालक थे वो किस श्रेणी में आते थे, 90 से 109 तक की श्रेणी में आते थे। और अगर हम 140 से 200 तक की बात करें, 140 से 200 तक की बात करें, तो ये प्रतिभाशाली, ठीक है, या हम अति प्रतिभाशाली कह सकते हैं। और 120 से 139 तक ये कहलाते थे प्रखर बुद्धि, ठीक है। क्या कहलाते थे, प्रखर बुद्धि। 110 से 119, 110 से 119 ये कहलाते थे उत्कृष्ट बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि। और 190 से 109 ये क्या कहलाते थे, सामान्य बुद्धि या औसत बुद्धि इसे कहते थे, सामान्य बुद्धि। इसी को हम औसत बुद्धि भी कहते थे, औसत बुद्धि। और इसके बाद अगर हम देखें 80 से 89 तक, 80 से 89 तक देखें, तो 80 से 89 तक मंद बुद्धि वाले बालक आ जाते थे, मंद बुद्धि। तो अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अनेक प्रकार के बुद्धि से संबंधित स्तर बताए हैं, तो ये आपको याद रखना है। जड़ बुद्धि 25 से नीचे, 25 से नीचे जड़ बुद्धि, ये भी आपको याद रखना है, जड़ बुद्धि, ठीक है। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे, ठीक है। तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के, तो कैटल, स्किनर, वर्नर और थॉर्नडाइक, ये 4 विकल्प दिए हुए हैं, जो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा कैटल। जो तरल क्रिस्टलीय बुद्धि का प्रतिमान दिया आरबी कैटल ने दिया। इनका पूरा नाम क्या था, आरबी कैटल। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो सील गुण सिद्धांत था, ठीक है, सील गुण सिद्धांत था, सील गुण, सील गुण सिद्धांत किसने दिया था, आलपोर्ट ने दिया था। किसने दिया था, आलपोर्ट ने। तो उसी में सुधार किया, उसी में सुधार करके क्या दिया, तरल क्रिस्टलीय बुद्धि का प्रतिमान दिया, ठीक है। और किसने दिया, आरबी कैटल ने दिया। और इसे हम क्या कहते हैं, जो कैटल का बुद्धि परीक्षण होता है, कल्चरल फ्री टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। किसके नाम से, कल्चरल फ्री टेस्ट, इसके नाम से भी इसे जानते हैं, तो ये आपको याद रखना है। और इन्होंने बुद्धि के 2 महत्वपूर्ण तत्व बताए, ठीक है। बुद्धि के 2 तत्व बताए, ठीक है, 2 महत्वपूर्ण तत्व बताए। एक क्या बताया, तरल बुद्धि, और एक बताया ठोस बुद्धि, ठीक है। तरल बुद्धि, ठोस बुद्धि, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तरल बुद्धि क्या होती है, तर्क पर आधारित होती है। और ठोस बुद्धि क्या होती है, शिक्षा या अनुभव पर आधारित होती है। उम्मीद है सभी को ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। बहुत ही सरल प्रश्न है, ये हम बता भी चुके हैं अपने टॉपिक जब आपको समझा रहे थे, तो विकल्प दिए हुए हैं, हल, स्किनर, हेगार्टी और थॉर्नडाइक। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों स्किनर। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, स्किनर ने किया था। और ये प्रयोग इन्होंने किस पर किया था साथियों, चूहे पर इन्होंने प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया था साथियों,
चूहे पर प्रयोग किया। चूहे पर इन्होंने इसका प्रयोग किया था और क्या था, इन्होंने सेम वही प्रक्रिया अपनाई जैसे अन्य मनोवैज्ञानिकों ने, जैसे बिल्ली, कुत्ता, इन पर प्रयोग किए गए कि भोजन रखा गया उद्दीपक के रूप में और प्रतिक्रिया हुई और धीरे-धीरे चूहा उछलना प्रारंभ कर दिया और जब भोजन आया तो भोजन करके उसने अपनी भूख को शांत किया। तो ये जो स्किनर थे इन्होंने चूहों पर किया प्रयोग अपना। और आगे हम इसमें अगर थोड़ा-सा समझने का प्रयास करें तो स्किनर की जो पुस्तक थी एक, क्या थी? द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है? इनकी जो पुस्तक का नाम है ये आपको याद रखना है, ये पूछी जा सकती है। द बिहेवियर द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म तो ये आपको याद रखना है, ये इनकी पुस्तक है, किसकी? थॉर्नडाइक की। और 2 प्रकार की क्रियाएँ बताई इन्होंने, ठीक है? इसमें 2 प्रकार की क्रियाएँ बताई हैं। एक क्या है? क्रिया प्रसूत, ठीक है? पहली क्रिया क्या है? क्रिया प्रसूत और दूसरी क्या है? उद्दीपन प्रसूत। उद्दीपन प्रसूत 2 प्रकार की क्रियाएँ बताई हैं स्किनर महोदय ने। तो ये आपको याद रखना है। क्रिया प्रसूत का संबंध किससे होता है? उत्तेजना से होता है, ठीक है? इसका संबंध किससे होता है? उत्तेजना से। और इसका संबंध होता है सीधे-सीधे क्या? उद्दीपन से। किससे होता है साथियों? जैसा कि उसका नाम है उद्दीपन प्रसूत, तो इसका संबंध होता है उद्दीपन से। तो इस तरीके से साथियों आज हमने 15 क्वेश्चन देखे और उम्मीद है सभी को जो ये सीरीज है बहुत ही पसंद आएगी। थोड़ा-सा टाइम की कमी की वजह से और वीडियो थोड़ा लंबा भी हो रहा है। तो हम वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों नमस्कार।